तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए क्योंकि आज का क्लास एकदम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे इस क्लास का इंतजार भी कर रहे हैं। लगभग 8-10 मिनट क्लास लेट से हुआ है प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ कारण था जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली अपना क्लास स्टार्ट हो चुका है और अब हम लोग इस क्लास को एकदम मजे से करेंगे। आज हम एक हिंदी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नागरी लिपि। हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह चैप्टर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को यह चैप्टर हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दें। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दें। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ इस क्लास में जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आज प्यारे बच्चों, हम आपको एकदम ओरिजिनल जो किताब है ना, किताब को स्कैन किए हैं और उसी से हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, एकदम ओरिजिनल किताब से पढ़ाने वाले हैं ताकि आपको फीलिंग आए, आपको लगे कि हाँ सर एकदम ओरिजिनल किताब से पढ़ाई हो रहा है। ठीक है ना, पहले हम इस चीज को टाइप कर देते थे और टाइप करके बताते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि नहीं, डायरेक्ट किताब से ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग लेखक परिचय देखेंगे क्योंकि लेखक परिचय से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो लेखक परिचय सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग देख रहे थे पिछले चैप्टर में भी, जब हम आपको चौथा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे तो वहां पर आपने देखा कि लेखक परिचय से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग प्यारे बच्चों 60% क्वेश्चन लेखक परिचय से रहता है, बाकी 40% क्वेश्चन ही एक चैप्टर के अंदर से रहता है। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले तो आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से पहले आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को ना शेयर कर दीजिए क्योंकि सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। अपने अपने ग्रुप में सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए कि हाँ भाई एक नया चैप्टर आज स्टार्ट हो चुका है और सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता कुमारी, बिट्टू सिंह, प्रिंस कुमार, मनु कुमार, प्रशांत कुमार, सतन कुमार, सुंदरम कुमार, स्तुति, वाह क्या बात है, पिंटू, नेम इज इनफ, नाम ही काफी है। एक बच्चे का आईडी है नेम इज इनफ, नाम ही काफी है। रोशन कुमार, रितेश कुमार, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, और हम ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि सर सुबह वाला टाइम चेंज होना चाहिए। सुबह वाले टाइम को लेकर के बच्चों के मन में थोड़ा बहुत संशय है क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए अभी पूरा माजरा क्या है हम आपको समझाते हैं। पूरा ये माजरा क्या है अब आपको हम समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अभी बिहार के एक नए शिक्षा सचिव बने हैं। ठीक है ना, बिहार में एक नए प्यारे बच्चों शिक्षा सचिव बने हैं। ठीक है ना, शिक्षा सचिव एक नए बने हैं जिनका नाम है के पाठक, जिनका नाम है के पाठक। ये अभी बिहार के नए शिक्षा सचिव बने हैं, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है ना, ये शिक्षा सचिव जब से बने हैं तब से एकदम एजुकेशन में ना तहलका मचा करके रखे हुए हैं। समझ गए, ये इतने मतलब कह सकते हैं कि क्या उनको हम नाम दें, टाइट आदमी कह सकते हैं कि ये इतने टाइट आदमी हैं, इतने कड़क आदमी हैं कि ये मंत्री तक को नहीं समझते हैं। इतना ही आप समझ लीजिए, ये के पाठक इतने टाइट आदमी हैं कि ये मंत्री तक को नहीं समझते, मंत्री तक से लड़ जाते हैं। मंत्री तक को जो मन में आता है सो बोल देते हैं, मतलब किसी का नहीं सुनते हैं तो ये बिहार में सिर्फ एक आदमी का, के पाठक जो नए शिक्षा सचिव है बिहार के, वो सुनते हैं तो सिर्फ एक आदमी का, और वो आदमी खुद सीएम है, यानी चीफ मिनिस्टर के अलावा किसी और का बात ही सुनवे नहीं करते हैं। और इन्होंने ही नया नया नीति अपना दिया शिक्षा के क्षेत्र में, कह दिया कि भाई 75% हाजिरी एकदम स्कूल में जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, और टीचर अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका नौकरी चला जाएगा। ये तो हो गई अलग बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जितने भी सारे प्राइवेट कोचिंग चलते हैं, उन प्राइवेट कोचिंगों वालों पर आफत ला दी है। इन्होंने कहा कि 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं चलेगा। सारे डीएम को चिट्ठी लिख दिए हैं। 38 जिला है ना बिहार में, 38 जिला के जिलाधिकारी को इन्होंने चिट्ठी लिखा कि 9 बजे से लेकर के और शाम में 4 बजे तक कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ाएगा। ठीक है ना, ये अगली बात कि जो भी सरकारी टीचर है वो प्राइवेट कोचिंग नहीं चलाएगा। समझ गए ना, जो भी सरकारी टीचर है ये प्राइवेट कोचिंग नहीं चलाएगा। तो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात बोल दी है जिसके वजह से थोड़ा एजुकेशन में ना एकदम सारे बच्चे परेशान हो गए हैं, सारे टीचर परेशान हो गए हैं कि भाई अब क्या होगा। तो असली आदमी आपके यही है के पाठक, जिन्होंने ये सब कुछ बदलाव किया है। तो कुछ नियम बना है प्यारे बच्चों, लेकिन हाँ देखिए अभी कुछ दिन तो परेशानी रहेगा। ठीक है ना,
कुछ दिन तो ऐसा परेशानी रहेगा, क्योंकि इनका बहुत रुख रवैया अपना लिए हैं, एकदम बहुत ही एकदम अलग तरीके का रवैया अपना लिए हैं कि अब एकदम हम शिक्षा को सुधार ही करके रखेंगे। नीतीश कुमार खुद खिचड़ी खिलाने में लगे हैं और शिक्षा सचिव है जो कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे। ऐसे कभी होगा बताइए? ऐसे कभी शिक्षा सुधरेगा? ऐसे कभी शिक्षा नहीं सुधरेगा। सिर्फ 75% हाजिरी कर देने से शिक्षा नहीं सुधरेगा। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो सबसे पहले टीचरों को चेंज करे ना, नियम चेंज न करे। नियम तो सब सही है भाई, नियम तो सब सही ही है, टीचरों को चेंज करे। समझ गए ना? जो टीचर आते हैं कुर्सी पर बैठ करके झुकते हैं, उनके भरोसे बच्चे को बोल रहे हैं कि 75% हाजिरी चाहिए, तो बच्चे क्या करेंगे? वैसे बच्चे क्या करेंगे बताइए ना? वैसे बच्चे कुछ करेंगे नहीं ना। देखिए ये फसाद कहां से शुरू हुआ था 75% वाला। कुछ साल पहले एक बच्चा टॉप किया था बिहार बोर्ड में, और टॉप करने के बाद वह बोल दिया था कि हम तो सरकारी स्कूल में जाते ही नहीं थे, हम तो प्राइवेट कोचिंग करते थे और सरकारी स्कूल में कभी गए ही नहीं, सिर्फ परीक्षा देने के लिए जाते थे। उसी समय से नीतीश कुमार जी एक्शन मोड में आ गए और उसी समय से बोल दिए कि भाई 75% अब हाजिरी जरूरी है। सारे मीडिया वाले सवाल खड़ा कर दिए थे ना कि जब ये प्राइवेट कोचिंग में गए ही नहीं तो इस सरकारी स्टूडेंट के विद्यार्थी कैसे हो गए। तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ कारण है प्यारे बच्चों, जिसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है और हम आप लोगों की परेशानी को भी समझ रहे हैं, जिसके वजह से ये सब दिक्कत हो रहा है और आप लोग का परेशानी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए आप लोगों को जब भी मौका मिले आप लोग क्लास कर लीजिए, ठीक है ना? जब भी मौका मिले आप लोग क्लास करिए, चूंकि आप लोगों का ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास सुबह में 7 बजे वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में 7 बजे वाला क्लास में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्यारे बच्चों शाम वाले क्लास में 11 बजे वाला टाइम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमें, चूंकि 11 बजे वाला टाइम मैथ वाला जो टाइम है ना वो थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैथ वाला टाइम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं कि मैथ वाला टाइम चेंज किया जाए। बाकी सुबह और शाम वाला तो टाइम में कोई दिक्कत नहीं हमें लग रहा है, ठीक है ना? सुबह और शाम वाला टाइम में हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है ना? हाँ जी। तो चलिए प्यारे बच्चों अब चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ये तो बेसिक जानकारी है जो बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि सर ये सब होना है, तो इसके बारे में हम आपको बता दिए। प्यारे बच्चों आज हम लोग को पढ़ना है नागरी लिपि। नागरी लिपि जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में देवनागरी लिपि भी बोलते हैं, ठीक है ना? नागरी लिपि जिसे हम लोग देवनागरी लिपि भी कहते हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर से सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नागरी लिपि पूरा लेखक परिचय और कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। 5वां नंबर चैप्टर है, बिहार बोर्ड्स का एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ज्यादा दिक्कत उनको हो रहा है जो 56 जगह कोचिंग जाते थे। जो बच्चे 1-2 जगह कोचिंग जाते थे या फिर नहीं जाते थे, सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके लिए प्रिंस सर हमेशा खड़ा है, ठीक है ना? चलिए देखिए प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, टॉपर बैच में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो जब तक आप लोग हार्ड मेहनत नहीं करेंगे, बहुत तेजी के साथ मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप लोग जीतने वाले नहीं हैं, तब तक आप लोग का कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। और ये रिजल्ट कहां से आएगा? तो रिजल्ट आएगा सर यहां से। रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट आएगा यहां से, टॉपर बैच से। समझ गए ना? तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक बेहतरीन नोट्स के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, बेहतरीन नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को टॉपर का हैंड नोट्स चाहिए या फिर अच्छे तरीके से लाइव क्लास वीडियो क्लास चाहिए, तो इसके लिए आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना? हाँ चलिए। अरे भाई हमें पता है कि स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाई होता है, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, ठीक है ना? फालतू में कुछ कुछ सर लिखा देते हैं और छोड़ देते हैं, बिल्कुल हमें पता है, ठीक है ना? खैर क्या करिएगा, आप लोग यहाँ तो पढ़िए, यहाँ आराम से पढ़ते जाइए प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि एक निबंध है, ठीक है ना? आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है, यानी कि कहानी है, कविता है, निबंध है, आत्मकथा है, क्या है, व्यक्ति चित्र है। तो आपको बताना है कि नागरी लिपि क्या है। नागरी लिपि निबंध है। और ये जो नागरी लिपि है प्यारे बच्चों, इस नागरी लिपि को लिखने वाले कौन है, इसके निबंधकार कौन है, इसके लेखक कौन है? तो जवाब होगा गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जिनका चित्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं, यही चचा जी हैं गुणाकर मूले। समझ गए ना? इस चचा जी का नाम क्या है? गुणाकर मूले। समझ गए? तो गुणाकर मूले हैं जो इस चैप्टर को लिखने वाले हैं। और गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था, ठीक है ना? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई थी 2009 में। 2009 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना? यानी कि अभी से 14 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। सारे बच्चे को समझ में आया?
1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, इनके कुछ प्रमुख रचना के बारे में बात करते हैं। तो इनका कुछ रचना जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इनका कुछ रचना बहुत ज्यादा फेमस है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे देखिए यहां पर तो हम ढेर सारा लिखे हैं, अक्षरों की कहानी लिखे हैं, सौर मंडल, भारत इतिहास और संस्कृति, अंतरिक्ष यात्री, आधुनिक लिपियों की कहानी, नक्षत्र लोक, सूर्य, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, बहुत सारा हम लिखे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह तो पहला बात की ये है आधुनिक लिपियों की कहानी, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नक्षत्र लोक प्यारे बच्चों पूछा जाता है परीक्षा में, नक्षत्र लोक के बारे में, तो नक्षत्र लोक याद रखिएगा, ठीक है ना। आधुनिक उसके बाद ध्यान रखिएगा दो मुख्य रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और याद रख सकते हैं भारत इतिहास और संस्कृति, ठीक है ना। ये दो तीन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये दो तीन ऐसे हैं जो परीक्षा में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इसको क्या कर लेना है, कंठस्थ याद कर लेना है। बताइए याद हो जाएगा, बताइए प्यारे बच्चों याद हो जाएगा ना। हाँ, एक बच्चे लिख रहे हैं निभा कि मैं आपको कॉल कर रही हूं सर, बट कॉल पिक नहीं हो रहा है, आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। इग्नोर, हम तो कॉल उठाते नहीं है, हमारा कॉलिंग सिस्टम है प्यारे बच्चों। और अभी अगर करेंगे तो हो सकता है कि ना उठे, एक आध 2 घंटे के बाद कर लीजिएगा तो शायद आपका कॉल उठ जाए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो एक आध घंटे के बाद आप कॉल करके एक बार ट्राई कर ले आराम से। और कॉल करने के लिए 2 ही नंबर है, 81 14 53 20 21 और 92 63 99 11 25, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है ना। यही 2 नंबर पे कॉल करना है किसी भी चीज के लिए, 81 14 53 20 21 और 92 63 99 11 25, इसी पे कॉल करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक लिपियों की कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। आधुनिक लिपियों की कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, गुणाकर मूले। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नक्षत्र लोक किनकी कृति है, इस प्रकार से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि नक्षत्र लोक किनकी कृति है, तो जवाब क्या होगा, नक्षत्र लोक प्यारे बच्चों गुणाकर मूले की कृति है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत इतिहास और संस्कृति किनकी कृति है, जवाब क्या होगा, गुणाकर मूले की कृति है। चलिए रिवाइज हो जाए, रिवाइज हो जाए, बता दीजिए तो फिर बता दीजिए प्यारे बच्चों, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। चलिए बताइए फटाफट से, गुणाकर मूले का जन्म कब और कहां हुआ था, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। गुणाकर मूले का जन्म कब और कहां हुआ था, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए, तब ना रिवाइज होगा। एकदम फास्ट, जितना प्यारे बच्चों कमेंट कर सकते हैं उतना कमेंट करिए। अगर मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके रख दिए हैं तो फिर कॉपी पर लिखिए अपना, समझ गए ना, कॉपी पर लिखिए और बताइए कि गुणाकर मूले का जन्म कब और कहां हुआ था। जवाब क्या होगा, गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, अमरावती जिले में हुआ था। अगर इनके मृत्यु की बात करें प्यारे बच्चों, तो इनका मृत्यु कब हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, तब ना जानेंगे कि हाँ आपको याद हो गया। इनका मृत्यु कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा, इनका मृत्यु कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा, इनका मृत्यु हुआ था सर 2009 ईस्वी में, ठीक है ना, 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना, याद रहेगा, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, बिल्कुल सही है, 2009 में इनका मृत्यु हो गया। तो ये है प्यारे बच्चों लेखक परिचय। अगर गुणाकर मूले के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखते हैं, समझिए कि आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा। गुणाकर मूले के बारे में अगर आप लोग सिर्फ इतना याद रखते हैं तो समझिए इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको हम सिक्योरिटी देते हैं, चलिए इस बात का हम आपको क्या देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों हम कहानी में घुसेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार क्लास को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास को एक बार सारे बच्चे मिलकर के लाइक और शेयर कर दीजिए। लगभग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें से 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें से कम 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं। क्यों भाई, क्लास को लाइक करने का मन नहीं करता है क्या, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीधे आते हैं अपने चैप्टर में। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों नागरी लिपि, ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। और आज हम लोग किताब से पढ़ने वाले हैं पहली बार प्यारे बच्चों, आज हम लोग एकदम किताब से पढ़ने वाले हैं। किताब से पढ़ने में आपको मजा आएगा। आपके सामने अगर किताब है तो अगर आप किताब खोल करके रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खोल करके रखते हैं तो बस अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर अगर कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फिर बस एकदम टकटकी लगा करके देखते रहिए और बस कान को खुला रखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमें क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, वैसे बच्चों से मेरा भाई खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर को जब हम समझा रहे हैं तो समझिए, समझ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन रटने से याद नहीं होगा,
चैप्टर को समझने से क्वेश्चन याद होगा। समझ गए ना? तो जो बच्चे अक्सर ये कमेंट करते हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहा है, हमें क्वेश्चन आंसर रटना पड़ता है, याद नहीं होता है, तो वैसे बच्चों से हमारा खास रिक्वेस्ट कि अगले आधे घंटे के लिए हमारे साथ एकदम आंख और कान खोल करके बैठ जाइए, दिमाग अपने आप खुल जाएगा। समझ गए ना? बस आप आंख और कान खोलिए, दिमाग को हम खोल देंगे। समझ गए ना? चलिए, तो तैयार है ना आप लोग? बता दीजिए फटाफट से, यस सर कमेंट कर दीजिए भाई। सारे बच्चे लिख दीजिए यस गुरुजी, यस सर, यस गुरुजी, यस सर। सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। आदित्य लिख रहा है कि सर अभी नहीं कर सकते हैं लाइक, क्योंकि पहले एक बार कर दिए। अरे पहले कर दिए तो फिर दोबारा नहीं करना है। चलिए एक बार सारे बच्चे यस गुरुजी लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं पढ़ने के लिए। अब तैयार है ना? खोल लिए सर, आंख कान खोल लिए सर, बिल्कुल खोल लिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, आंख कान खोल लिए ना? हाँ सर खोल लिए सर जी गुरुजी। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि ये जो लिखा हुआ है ये किस लिपि में लिखा हुआ है, अगर हम भाषा पूछे तो आप कहेंगे कि सर हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। और अगर हम पूछें आपसे कि बताओ भाई किस लिपि में लिखा हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर ये देवनागरी लिपि में। क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। जैसे जैसे अगर हम आपसे पूछें कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, अगर हम आपसे पूछें हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। आपसे हम अगर पूछ दें कि बताओ भाई हिंदी भाषा की लिपि क्या है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका जवाब होगा हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, है ना? हिंदी भाषा की लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं ना। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं, अगर हम आपसे पूछ दें प्यारे बच्चों कि बताइए अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं, ठीक है ना? अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? हिंदी का तो सब लोग जानते हैं कि सर देवनागरी होता है, सर हिंदी का तो सब लोग जानते हैं कि सर देवनागरी होता है। तो अगर हम आपसे पूछ दें प्यारे बच्चों कि बताइए अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर अंग्रेजी भाषा की लिपि को हम लोग रोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन। जैसे आप लोग लिखते होंगे अंग्रेजी में या फिर गणित में लिखते होंगे, एक ऐसे लिखते हैं, दो ऐसे लिखते हैं, तीन ऐसे लिखते हैं, चार ऐसे लिखते हैं, पांच ऐसे लिखते हैं, छह इस तरीके से लिखते हैं, सात इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये सब जो लैंग्वेज आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब जो भाषा है प्यारे बच्चों, ये सब भाषा को हम लोग रोमन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन भाषा कहते हैं। समझ गए ना? इन सब भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं? रोमन भाषा कहते हैं। और हिंदी की जो भाषा है वो है क्या? देवनागरी। हिंदी ही नहीं प्यारे बच्चों, हिंदी के अलावा जो नेपाली है, नेपाली हम लोग लिखते हैं, ये अभी किस भाषा में है? ये भी देवनागरी भाषा में है। समझ गए ना? हिंदी के अलावा नेपाली भी देवनागरी भाषा में ही लिखा जाता है। ये सब हम लोग चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि जिस लिपि में यह लेख छपा हुआ है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी कि जिस लिपि में यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चूंकि यह चैप्टर हिंदी में लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। समझ गए ना? कह रहा है कि करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। 2 सदी कहने का मतलब कितना साल हुआ बताइए? 2 सदी कहने का मतलब कितना साल हुआ प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। 2 सदी कहने का मतलब कितना साल हुआ? आप कहेंगे कि सर 2 सदी कहने का मतलब तो सर 200 साल हो गया। 200 सदी कहने का मतलब 200 साल, यानी कि लगभग 200 साल पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। 200 साल पहले पहली बार प्यारे बच्चों इस लिपि के टाइप बने। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। कितने साल पहले? 200 साल पहले लगभग पहली बार इस लिपि के यानी कि देवनागरी लिपि के टाइप बने। इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। समझ गए ना? 200 साल पहले पुस्तकें छपने लगी, जिसके वजह से इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए लिखा गया है ना, हिंदी और इसकी विविध बोलियां। विविध बोलियां कहने का मतलब क्या हुआ? विविध बोलियां जैसे हम लोग हिंदी से ही भोजपुरी बना देते हैं, कहाँ जातवानी रउआ का करतानी सब बोलते हैं ना, तो ये सब हिंदी का ही तो अंश है। मगही बोलते हैं, कहाँ जाहि रे, ये सब बोलते हैं ना, तो ये सब प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल की जो नेपाली भाषा है, नेपाल में ना 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, नेपाली और नेवारी। नेपाली और नेवारी, समझ गए ना? तो नेपाल का जो दोनों भाषा है, नेपाली भाषा और नेवारी भाषा, ये भी प्यारे बच्चों इसी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है ना? ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, याद रहेगा? हाँ जी, ये भी प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। यानी कि नेपाली और नेवारी ये जो 2 तरीके का भाषा है ना, ये भी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा लिखा जाता है
नेपाली और नेवारी भी देवनागरी लिपि में ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, सिर्फ नेपाली और नेवारी नहीं, बल्कि मराठी भाषा आप लोग जानते हैं ना, है वो भी देवनागरी में ही लिखा जाता है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त भाषा है, मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त भाषा है, इसको प्यारे बच्चों इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, समझ गए ना, जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना का, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं का, इस तरीके से मराठी में प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत वो प्राकृत भाषाओं में ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। तो अभी तक प्यारे बच्चों अगर हम आपसे पूछ दें, अभी तक अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ किस किस भाषा की लिपि देवनागरी है, तो अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं, किस किस भाषा की लिपि देवनागरी है, अभी तक क्या पढ़े हैं, तो अभी तक पढ़े हैं सर, पहला नंबर तो हम ये पढ़ लिए सर कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उसके अलावा नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, उसके अलावा नेवारी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसके अलावा मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसके अलावा अगर हम बोल दें कि भोजपुरी, तो भोजपुरी भाषा की भी लिपि देवनागरी है, ठीक है ना। अगर हम बोल दें प्यारे बच्चों और भी बिहार का कोई भाषा, तो सबका लिपि क्या है, देवनागरी है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा बताइए नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो आपको बताना है देवनागरी। पूछा जाएगा नेवारी भाषा की लिपि क्या है, तो बताना है देवनागरी। आपसे पूछा जाएगा मराठी भाषा की लिपि क्या है, बताना है देवनागरी, समझ गए ना। तो ये सब प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। बताइए याद रहेगा कि भूल जाएंगे, याद रहेगा, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए तो। हाँ सर याद रहेगा, सर याद रहेगा, सर याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना भी है, समझ गए ना, याद रहेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वह प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें यानी कि लगभग संस्कृत भाषा भी जो है वो देवनागरी में ही लिखा जाता है, ठीक है ना, समझ गए, ध्यान रखिएगा। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। यानी कह रहे हैं कि कुछ विदेशी विद्वान हैं, कुछ विदेशी पंडित हैं, वो भी क्या करते हैं, रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत का ग्रंथ छपवाते हैं, समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है, यानी कि गुजराती लिपि भी जो है ना वो कह रहा है प्यारे बच्चों कि गुजराती लिपि देवनागरी तो नहीं है, लेकिन देवनागरी लिपि से ज्यादा अलग भी नहीं है, समझ गए ना। यानी गुजराती लिपि भी देवनागरी से ज्यादा भिन्न नहीं है, ज्यादा अलग नहीं है। अगर बंगला लिपि की बात किया जाए तो बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। लेखक यहां पर कह रहे हैं कि अगर बंगला लिपि जो बंगाल में बोला जाता है, बंगाली जैसे लिखा जाता है ना, तो कह रहे हैं कि अगर बंगाली लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं यानी कि अगर बेटी नहीं है तो कम से कम बहन तो जरूर है। यानी कि बंगला लिपि भी क्या है, नागरी लिपि की बहन है। बंगला लिपि भी क्या है, नागरी लिपि की बहन है, ध्यान रखिएगा। बंगला लिपि भी क्या है, नागरी लिपि की बहन है। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि मिलता जुलता है, बंगला लिपि और नागरी लिपि में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एकदम मिलता जुलता है, याद रहेगा ना, मिलता जुलता है। दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी में काफी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, यानी कि यह तथ्य हमें सदैव याद रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी देने वाली दक्षिण भारत की लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से ही विकसित हुई है। यानी कि दक्षिण भारत की जो लिपि है वो कहां से विकसित हुई है प्यारे बच्चों, ब्राह्मणी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की लिपियां कहां से विकसित हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, ठीक है ना। ये सब याद रखिए, यही सब तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखने का तरीका। आगे बाकी आप लोग आगे रटेंगे, अगर अभी नहीं सीखेंगे तो बाकी आप बाद में रटेंगे। मैं नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, वैसे करने से फायदा है, उससे अच्छा है कि अभी समझ लीजिए कितना प्यार से समझा रहे हैं, कितना अच्छा से आपको समझ में भी आ रहा है ना। देखिए कह रहा है कि अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। यानी कि दक्षिण भारत में भी, अगर साउथ इंडिया में चले जाएं, जैसे तमिलनाडु में चले गए, कर्नाटक में चले गए, ठीक है ना, तमिलनाडु में चले गए, कर्नाटक में चले गए, तो इन सब जगहों पर अगर हम लोग जाएंगे तो वहां भी जितनी भी सारी पोथियां लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी, वो भी नागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला लाइन, देख लीजिए ये वाला लाइन प्यारे बच्चों, प्रत्येक साल लगभग पूछा जाता है परीक्षा में कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं, दक्षिण भारत से मिलते हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि ही नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। हम लोग इधर उत्तरी भारत में रह रहे हैं ना, तो उत्तरी भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, नागरी लिपि, लेकिन इसी नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है।
पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि बताइए दक्षिण भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दक्षिण भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हम इंपॉर्टेंट कर देते हैं ना प्यारे बच्चों, उसको आप लोग कम से कम याद कर लीजिएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव के तौर पर अभी ही कॉपी में ओवन लाइनर लिखते जाइए। कॉपी अगर साथ में लेकर के बैठे हैं ना तो ओवन लाइनर की तरह उसको अभी से ही लिखते जाइए। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। यानी कि जो पहले के शासक हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, पहले के जो शासक हुआ करते थे जिसमें कोकण के शिलाहार है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के जो शासक हुए, वो सब जितने भी सारे लेख लिखे हैं, सब के लेख प्यारे बच्चों नंदी नागरी लिपि में ही लिखे मिलते हैं। समझ गए ना। पहले पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया था। सबसे पहली बार विजयनगर का जो राजा था, विजयनगर का जो शासक था, उसका जो लिपि था उसको नाम दिया गया था नंदी नागरी। समझ गए ना। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। यानी लेखक यहाँ पर जो गुणाकर मुले जी हैं वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में अगर चले जाइए तो वहां पर बहुत सारी तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपि का विकास हो रहा था, यानी कि और दूसरी लिपियों का विकास हो रहा था, लेकिन दूसरी लिपियों को छोड़ करके भी वहां के शासकों ने नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया। यानी कि नागरी लिपि कहने का मतलब ये हो रहा है कि नागरी लिपि जो है ना वो बहुत समय पहले से प्रचलित है। बहुत समय पहले के जो राजा महाराजा भी हुआ करते थे, उनके राज दरबार में जो लेखक हुआ करते थे वो भी नागरी लिपि का ही प्रयोग करते थे। मतलब नागरी लिपि आज नया कोई लिपि नहीं है, बहुत पुराना लिपि है नागरी लिपि। समझ गए ना। वो राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं जो कि 11वीं शताब्दी में आए थे, 11वीं सदी में आए थे, उनके सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। आपको बताया है ना इतिहास में कि पहले के राजा क्या करते थे, सिक्का चलाते थे। पहले के राजा, प्यारे बच्चों, पहले के राजा जो हुआ करते थे ना वो सिक्का चलाते थे और सिक्का पर अपना फोटो छपवा देते थे, सिक्का पर अपना फोटो छपवा देते थे और अपना नाम भी लिखवा देते थे। समझ गए ना। तो उनके सिक्कों पर जो नाम लिखा हुआ मिला है वो नाम भी प्यारे बच्चों नागरी लिपि में ही देखने के लिए मिला है। समझ गए ना। पहले जो चोल राजा आए थे, ठीक है ना, पहले जो प्रतापी चोल राजा आए थे 11वीं शताब्दी में, सोचिए 11वीं शताब्दी, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है तो आपका जवाब होगा सर अभी तो 21वीं शताब्दी चल रही है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है प्यारे बच्चों? अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। लेकिन 11वीं शताब्दी में भी जो चोल राजा हुआ करते थे वो भी प्यारे बच्चों नागरी लिपि का ही प्रयोग करते थे। समझ गए ना। 12वीं शताब्दी की अगर बात किया जाए, ये तो बात हो गया 11वीं शताब्दी का, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों 12वीं शताब्दी का बात किया जाए, समझ गए ना, अभी अगर 12वीं शताब्दी का बात किया जाए तो 12वीं शताब्दी में जो केरल के शासक हुआ करते थे, 12वीं शताब्दी में जो केरल के शासक हुआ करते थे, उनके सिक्के पर एक शब्द लिखा हुआ रहता था, वीर केरलस्य। ठीक है ना। देखिए ये सिक्का प्यारे बच्चों 12वीं शताब्दी का है और इस पर लिखा रहता था वीर केरलस्य, वीर केरलस्य। ये सिक्का है जिस पर एक शब्द लिखा हुआ रहता था वीर केरलस्य। ये सिक्का कब का था? ये सिक्का था प्यारे बच्चों 12वीं शताब्दी का। ये सिक्का था 12वीं शताब्दी का। और ये सिक्के पर जो 12वीं शताब्दी में जो सिक्का चला, 12वीं शताब्दी में जो केरल के शासक के द्वारा जो सिक्का चलाया गया, ये केरल कहां पड़ता है? दक्षिणी भारत में पड़ता है। तो केरल के शासकों के द्वारा जो सिक्का चलाया गया और उस सिक्के पर जो वीर केरलस्य नामक जो शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द भी प्यारे बच्चों नागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। सोच लीजिए नागरी लिपि कितना पुराना लिपि है। और ये पूरे चैप्टर में ना हमें नागरी लिपि के बारे में ही पढ़ना है। समझ गए ना। यानी कि 11वीं शताब्दी में भी नागरी लिपि का प्रयोग होता था, 12वीं शताब्दी में भी नागरी लिपि का प्रयोग होता था। इस बात से यही ना सिद्ध हो रहा है, बताइए। हाँ, तो यहां से आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए 12वीं शताब्दी में केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य नामक शब्द किस लिपि में लिखे जाते थे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि वीर केरलस्य जैसे शब्द जो है वो नागरी लिपि में ही लिखे जाते थे। याद रहेगा, वीर केरलस्य जैसे जो शब्द हैं वो नागरी लिपि में ही लिखे जाते थे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। चलिए, क्या आवाज जा रहा है ना क्लियर? साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? साउंड में कोई प्रॉब्लम है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं? एक बच्चा क्या लिख रहा है, सर कट कट की आवाज आ रही है। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर? नो सर, नो सर। सर अरे भाई जरा एक बार देख लेने तो यार, क्या साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? साउंड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जरा एक बार हमको देख लेने दीजिए आप लोग। बच्चों का कमेंट है कि सर साउंड में दिक्कत आ रहा है। कहाँ साउंड में कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है साउंड में प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए,
अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्यारे बच्चों हम आपको क्या बता रहे हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुण का पलियम ताम्रपत्र जो कि 9वीं सदी का है। अब देखिए 11वीं सदी के बारे में तो हम आपको बता दिए, 12वीं सदी के बारे में भी हम आपको बता दिए। अब सीधे लेकर के चलते हैं 9वीं सदी में। 9वीं सदी का जो लेख है ना वो भी नागरी लिपि में है। 9वीं सदी का जो लेख है, ठीक है ना, वो भी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु जो कि 12वीं शताब्दी में आए, 12वीं सदी में आए, उनके जो शासक थे ना उनके सिक्कों भी नागरी लिपि में देखने को मिलते हैं। श्रीलंका के जो शासक 12वीं शताब्दी में थे उनका भी सिक्का पर जो लिखा हुआ शब्द है वो भी नागरी लिपि में ही है। यानी कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आप ये जान लीजिए कि नागरी लिपि का इस्तेमाल जो हो रहा है वो 9वीं शताब्दी में भी हुआ है। नागरी लिपि का इस्तेमाल जो हुआ है वो 9वीं शताब्दी में भी हुआ है, 10वीं शताब्दी में भी हुआ है, 11वीं शताब्दी में भी हुआ है और 12वीं सदी में भी हुआ है। समझ गए ना? यानी कि नागरी लिपि का इस्तेमाल बहुत समय पहले से होते आ रहा है, बहुत समय पहले से होते आ रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासक, ध्यान रखिएगा, दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले क्या कह रहा है? दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी, महमूद गजनबी जो 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आए थे, ठीक है ना, महमूद गजनबी। ओहो भाई, रात में तो पूरा पानी पड़ा था और अभी देखिए इन्वर्टर पूरा जवाब दे दिया है, टीटी कर रहा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए मेरे भाई? क्या किया जाए? ऐसा करिए आप लोग थोड़ा सा प्यारे बच्चों वेट कर लीजिए, ठीक है? चलिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। बोले थे ना थोड़ा सा प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कल से लाइट नहीं ना आया है, जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लेकिन खैर अब परेशानी दूर हो गया है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए एक बार क्लास में, एक बार फिर से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे भाई जुड़ जाएं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना? सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ जी, क्लास एकदम प्यारे बच्चों रुकेगा नहीं चाहे जैसे भी हो जाए, ठीक है ना? क्लास बिल्कुल भी नहीं रुकेगा चाहे जो भी हो जाए। कहाँ तक पढ़ा रहे थे? यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना, यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना उत्तर भारत में, हाँ 9वीं सदी में यहाँ तक प्यारे बच्चों आप लोग को हम पढ़ा दिए थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना, एक बार सारे बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल सही है। अरे भाई लाइट नहीं था, समझ गए ना, सब कुछ बंद करके थोड़ा जनरेटर चालू करना पड़ा और जैसे जनरेटर चालू हुआ आप लोग का क्लास पुनः एकदम स्टार्ट हो गया उसी अंदाज में। चलिए तो प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे कि दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी, क्या बता रहे थे कि उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी जो कि 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्के पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। यानी कि महमूद गजनबी के द्वारा भी चांदी के सिक्के पर नागरी लिपि का लेख छपवाया गया था। सोच लीजिए कि नागरी लिपि जो है ना वो कितना पुराना है, नागरी लिपि कितना पुराना है प्यारे बच्चों, ये आप लोग आसानी से अब देख सकते हैं, ठीक है? इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अव्यक्त मेकम महमूद अवतार नप्रदी महमूद, ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे यानी कि याद रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के लेख लिखे गए शब्द देखने के लिए मिलते हैं। यानी अभी तक हमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है इस चैप्टर में कि जो नागरी लिपि है, जो हम लोगों का जो हिंदी भाषा का लिपि है वो बहुत ही पुराना है। पहले के आप लोग राजा महाराजा का देखते थे, एक चांदी का सिक्का प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा चलता है आजकल, विक्टोरिया। कितने बच्चे जानते हैं? अगर नहीं पता है ना तो अपने दादा दादी से पूछिएगा या फिर अपने मम्मी से पूछिएगा कि विक्टोरिया चांदी का सिक्का क्या होता है। अभी भी अगर सुनार के दुकान में जाइएगा ना, सोना चांदी के दुकान में, तो वहां पर विक्टोरिया का सिक्का मिलता है। विक्टोरिया का सिक्का पहले बहुत ज्यादा फेमस चलता था और महंगा भी आता था, ठीक है ना? तो वो विक्टोरिया का सिक्का ना पहले जमाने का सिक्का है, समझ गए? तो उस समय भी प्यारे बच्चों ये सब यानी कि 10वीं शताब्दी का जो 9वीं शताब्दी का जो समय है ना, उस समय भी नागरी लिपि के लेख मिलते थे। अब देखिए कह रहा है महमूद गजनबी के बाद के मोहम्मद गौरी,
महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि, ध्यान रखिएगा, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। ठीक है ना, यानी कि महमूद गजनबी हो गए, उनके बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह आदि शासकों ने भी क्या करवाए हैं, तो अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है। कह रहे हैं कि जिस समय अकबर का शासनकाल था, सोच लीजिए, जिस समय अकबर का शासनकाल था तो अकबर भी अपने सिक्कों पर राम जी और सीता जी का मूर्ति छपवाए थे और नागरी लिपि में राम सीएस शब्द अंकित किए थे। समझ गए ना, अकबर का सिक्का चला था प्यारे बच्चों, अकबर का सिक्का चला था, ध्यान रखिएगा, अकबर का एक सिक्का चला था, इस तरीके का सिक्का कुछ था, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, अकबर का एक सिक्का था, कुछ इस तरीके का वो सिक्का हुआ करता था। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि ये सिक्का है, इस पर एक शब्द लिखा रहता था राम सीए। क्या लिखा रहता था? राम सीए। ये सिक्का जो था ना, ये प्यारे बच्चों अकबर के शासनकाल में चलाया गया था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में चलाया गया था और उस पर राम सीए शब्द लिखा हुआ रहता था। ठीक है ना, तो सोच लीजिए कि जिस समय मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गजनबी था, अलाउद्दीन खिलजी था, शेर शाह सूरी था, यहां तक कि बादशाह अकबर के भी सिक्कों पर देवनागरी शब्द देखने के लिए मिलता है। यानी कि देवनागरी शब्द बहुत पुराना है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, संभार अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, अब्बू के परमार, जेजाज भुक्ति यानी बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। बहुत सारे यहाँ पर राजा महाराजाओं का नाम लिखा गया है, जिसमें बता रहे हैं कि ये सब जितने भी राजा महाराजा हैं, सबके लेख जो है ना, वो नागरी लिपि में ही देखने के लिए मिलते हैं। उत्तर भारत की इस लिपि, उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की नागरी लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? जल्दी से एक बार आप लोग ना कमेंट करके बता दीजिए, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है सर नंदी नागरी लिपि कहते हैं। बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? आपका जवाब होगा कि सर दक्षिण भारत की लिपि को तो नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए भाई उत्तर भारत की लिपि को क्या कहते हैं, उत्तर भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, उत्तर भारत की नागरी लिपि, उत्तर भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, उत्तर भारत की नागरी लिपि के बारे में बताइए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए उत्तर भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर उत्तर भारत की नागरी लिपि को तो हम लोग कहते हैं देवनागरी। हाँ, दक्षिण भारत की लिपि को प्यारे बच्चों नंदी नागरी कहा जाता है, दक्षिण भारत की लिपि को कहा जाता है नंदी नागरी और उत्तर भारत की लिपि को कहा जाता है देवनागरी। ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही कह रहा है कि उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि है। यानी कि अभी तक जितने भी सारे उदाहरण हमने आपको दिया इस चैप्टर में, अभी तक जितने भी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं 9वीं 10वीं शताब्दी ये सबके, तो ईसा की जो 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी है ना, उसी समय से नंदी देवनागरी लिपि चलता आ रहा है। यानी कि यह एक सार्वदेशिक लिपि है, बहुत ही पुराना लिपि है, जो बहुत समय पहले से हमारे पूरे देश में प्रचलित में आया है। समझ गए ना? चलिए आगे कह रहा है कि गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं, तिकोन, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि उसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। उसकी अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है, तो समझिए उसको नागरी लिपि कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं राम, तो ये अगर राम लिख दिया और इसके सिरा पर यानी कि ऊपर में पूरा लकीर ऐसे खींच देते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि देवनागरी हो गया। ये क्या हो गया? देवनागरी। जैसे हम आपका नाम लिखते हैं, जैसे हम आपका नाम लिखते हैं सूरज, तो सूरज ऐसे करके लिख दिए और ऊपर से माथा ऐसे उड़ा दिए, तो इसको कहते हैं देवनागरी। ऊपर से जिसका ये लकीर खींचा हुआ है, जिस भी शब्द के ऊपर में लकीर खींचा हुआ है, उसको समझ लीजिए कि देवनागरी है। जिस भी शब्द के ऊपर में लकीर खींचा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है? देवनागरी है। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चों को आ रहा है ना समझ में? अगर आ रहा है तो भाई क्लास को एक बार लाइक और शेयर दबा करके कर दीजिए ना। सारे बच्चे को एक बार लाइक और शेयर करने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए जल्दी से आप लाइक और शेयर करिए।
क्या कर रहा है कि नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है, क्या है कि उनके सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहां पर लिख रहे हैं राम तो ऐसे करके लिख दिए और इतना लंबा लकीर खींच दिए, ऐसा होता है नहीं ना। जितना चौड़ाई होता है उतना, जैसे राम नाम का चौड़ाई इतना है तो इतना चौड़ा ही रेखा खींचेंगे। ये होता है देवनागरी लिपि की पहचान, समझ गए ना। और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। यानी कि जो पहले लिपि था और अभी लिपि जो है देवनागरी, दोनों को आसानी से पढ़ा जा सकता है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख हमें 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए दक्षिण भारत से हमें नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं। ऑप्शन रहेगा 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी। आपको आंसर चुनना है 8वीं शताब्दी। क्या चुनना है? 8वीं शताब्दी। दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख हमें 8वीं शताब्दी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं, समझ गए ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं तो 8वीं शताब्दी से, उत्तर भारत से कब से मिलने लग जाते हैं तो 9वीं सदी से, समझ गए ना। दक्षिण का 8वीं और उत्तर का 9वीं, याद रहेगा। चलिए, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। यानी कि लेखक जो हैं गुणाकर मूले जी यह भी कहते हैं कि 8वीं सदी से हमें दक्षिण भारत के में नागरी लिपि के लेख मिलने लग जाते हैं, लेकिन हम यह एकदम बिल्कुल श्योर होकर के नहीं कह सकते हैं कि 8वीं सदी से ही नागरी लिपि आया। हो सकता है कि उसके पहले भी आया होगा, समझ गए ना। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि 8वीं सदी से ही नागरी लिपि आया, समझ गए। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। अभी तक तो हम लोग इतना समझ गए कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में कब से लेख मिलने लगा, कौन कौन राजा महाराजा अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में लेख छपवाए, समझ गए ना। अब प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आगे हमें यह पढ़ना है कि ये जो नागरी देवनागरी या फिर नंदी नागरी हम लोग नाम दिए, नंदी नागरी ये सब जो हम लोग नाम दिए किस आधार पर दिए। जैसे दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है, तो आखिर नंदी नागरी नाम क्यों पड़ा, तो इन सब चीजों पर अब हम लोग बातचीत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। यहां पर कह रहे हैं कि गुजरात के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नागर, समझ गए ना। गुजरात में कुछ ब्राह्मण जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नागर, तो वो सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किए थे और उनके नाम पर ही नाम पड़ गया नागरी लिपि। मतलब कि नागर शब्द के नाम पर ही पड़ गया नागरी लिपि। एक तो ये बात बोला गया है। दूसरी बात क्या बोला गया है? दूसरी बात यह बोला गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात यह बोला गया है कि रामनगरी, समझ गए ना, सॉरी, दूसरी बात यह बोला गया है इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। यानी कह रहे हैं कि बाकी नगर तो सिर्फ नगर है, लेकिन काशी जो कि भगवान का स्थान माना जाता है वो एक देवनगरी है। क्या है? देवनगरी है। क्या है जी? काशी क्या है? काशी प्यारे बच्चों देवनगरी है और इसी देवनगरी के नाम पर लिपि का नाम पड़ गया देवनागरी। इसी के नाम पर पड़ गया देवनागरी, समझ में आया। देवनगरी के नाम पर ही नाम पड़ गया देवनागरी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अल्बेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में जो लिखा कि मालवा में नगर लिपि का इस्तेमाल होता था, यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नगर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। यानी कि कह रहे हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास में ही नागरी शब्द जो है ना वो आ चुका था, 1000 ईस्वी के आसपास में ही। यह निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। लेखक यह भी कह रहे हैं कि यह निश्चित है कि यह जो नागरी शब्द है ना यह किसी बड़े शहर से संबंधित है, ठीक है। पाड़ता डिटकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। एक नाटक है जिसका नाम है प्यारे बच्चों पादता डिटकम, समझ गए ना। उस नाटक से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। पटना क्या है? नगर है, ठीक है ना। यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता है। स्थापत्य की एक विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता है। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। कह रहे हैं कि नगर के नाम पर हो सकता है कि जो नागर शैली है, पटना को जो नगर कहते थे, इन सब चीजों के आधार पर हो सकता है कि नागरी लिपि नाम रखा गया हो, कि इन्हीं सब चीजों के आधार पर नाम रख दिया हम लोग नागरी लिपि, समझ गए ना। यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो सकता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि आखिर देवनागरी नाम कैसे पड़ा, इसका एक दूसरा भी लॉजिक है।
दूसरा लॉजिक ये है कि जो चंद्रगुप्त थे, जिनको विक्रमादित्य बोलते थे, उनका दूसरा नाम जो था ना वो क्या था प्यारे बच्चों, देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। समझ गए ना। बहुत सारे अड़चने आई कि आखिर इसका नाम कहां से आया। बहुत सारे विद्वान जो थे अपना अपना मत व्यक्त किए कि भाई पटना का नाम, पटना में विक्रमादित्य का नाम देव था तो उससे देवनागरी पड़ गया, पटना एक नगर था इसलिए नागरी लिपि पड़ गया। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग विचार दिए, ठीक है ना। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। यानी कि लेखक यह भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये नाम कैसे आया। हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि यही कारण है कि यही इसीलिए नाम आया। समझ गए ना। हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को नंदी नागरी कहा है। ईसा की जो 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के जो शासक थे, उन्होंने अपनी लिपि को कहा कि हमारा लिपि नंदी नागरी लिपि है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर, जो आधुनिक में अभी नांदेड़ नाम से जाना जाता है, उसकी लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। यानी कह रहे हैं यहां पर भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले एक महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नगर था नंदी नगर। क्या नाम था? नंदी नगर। महाराष्ट्र में एक शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है, प्रसिद्ध शहर है नंदी नगर। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसी शहर के नाम पर ये लिपि का नाम पड़ गया नंदी नागरी। समझ गए ना। हो सकता है उसी के नाम पर ये नाम पड़ गया नंदी, क्या उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया नंदी नागरी। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं शताब्दी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखे हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। यानी कह रहे हैं कि जब इस नागरी लिपि का खोज हुआ, जब इस नागरी लिपि में लेख मिलने लग गए, तो इस नागरी लिपि के कारण बहुत सारे क्या हुए, बहुत सारे, या फिर कह सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं शताब्दी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ हो जाता है। ठीक है ना। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। यानी कि कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद से जो मुसलमान शासक थे, जो इस्लाम शासक थे, यहां पर आ गए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। समझ गए। तो ये सब मुसलमान शासक थे। समझ गए ना। और वो सब आ गए, उसके बाद से फिर हिंदू धर्म आया। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। नागरी लिपि तो है ही, नागरी लिपि के साथ साथ प्यारे बच्चों बहुत सारे प्रादेशिक भाषाएं भी जो है ना वो जन्म लेती है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, क्या बता रहे थे? नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि शरहपाद, ठीक है ना, शरहपाद के दोहा कोश के तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। समझ गए। तो शरहपाद की रचना है प्यारे बच्चों दोहा कोश। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि शरहपाद की कौन सी रचना है, या फिर पूछा जाएगा कि दोहा कोश किनकी रचना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल आएगा। दोहा कोश किनकी रचना है, दोहा कोश किनकी रचना है। तो जवाब आपका क्या होगा बताइए? दोहा कोश किनकी रचना है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर दोहा कोश किनकी रचना है, तो जवाब होगा शरहपाद की रचना है। ठीक है ना। दोहा कोश शरहपाद की रचना है, ध्यान रखिएगा। यहां तक समझ गए ना। चलिए अब आगे कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों कि नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मणी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणी लिपि का तो क्या ब्राह्मणी लिपि में तो लेख लिखे ही जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मणी के अलावा नागरी लिपि में भी बहुत सारे लेख लिखे जा रहे थे। परंतु ठीक है ना, दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अब कहेगा कि अगर दक्षिण भारत में चले जाइए तो नागरी लिपि के लेख हमें दक्षिण भारत में कहां से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। विंध्य पर्वत के नीचे जो दक्कन प्रदेश है वहां से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा।
अनेक विद्वानों का ऐसा मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का शामागढ़ दानपत्र जो कि 754 ईस्वी का है वहीं से मिला है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रकूट शासक थे ना, वहां से भी हमें नागरी लिपि का लेख मिला है, समझ गए। और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खान देश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उनका चाचा कृष्ण राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा, समझ गए ना, में अनुपम कैलाश मंदिर पर पहाड़ को काट करके बनाया गया था। कह रहे हैं कि कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ था। उसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट की नींव डाली थी। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। अब अगर आपसे फिर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गणित सार संग्रह की रचना किसने की? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल बनता है। तब ना कहते हैं कि बीच बीच से सवाल उठा करके पूछ देता है और आप लोग उसमें फंस के रह जाइएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए गणित सार संग्रह की रचना किसने की, आपका जवाब तो नहीं आएगा। गणित सार संग्रह की रचना किसने की, तो जवाब हो जाएगा गणितज्ञ महावीराचार्य ने। कितने ईस्वी में? तो 850 ईस्वी में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गणित सार संग्रह, ये सब कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। कॉपी में नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा, कॉपी में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो गणित सार संग्रह की रचना किसने की, तो महावीराचार्य ने की। ये आपको याद रहेगा ना। चलिए, अब कह रहा है कि ईसा की 8वीं सदी में पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख हमें मिले हैं। 11वीं शताब्दी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 11वीं शताब्दी से नागरी लिपि में ही मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अभी हम आपको बताए थे ना, मराठी भाषा की भी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, तो वो हमें 11वीं शताब्दी से मिलते हैं। ठीक है, अक्षी से शिलाहार शासक केसी देव का एक शिलालेख 1012 ईस्वी का मिला था, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इनकी लिपि भी नागरी लिपि है। कह रहे हैं कि 1012 ईस्वी में एक लेख हमें मिला था जो कि देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है, परंतु दिम्बे आगर जिला यानी कि जो रत्नागिरी जिला है वहां का ताम्रपत्र पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आधलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपत्र 1060 ईस्वी का है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है ना, कर्नाटक में एक जगह है प्यारे बच्चों, श्रवणबेलगोल। तो श्रवणबेलगोल स्थान जो है ना, वो बहुत प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह श्रीगंग राजे सुताले और करबियले, ठीक है ना, जो कि श्रीगंग राजा के परकोटा ने बनवाया था। एक अन्य नागरी लिपि में लिखा है श्री चामुंडा राजे करबियले, यानी कुछ नाम उठपटा है प्यारे बच्चों। आप लोग ये नहीं है कि इसको याद रखना जरूरी है, बस ये सब जानकारी के लिए है। और ओवरऑल आप इतना समझ लीजिए कि आपको ये बताया जा रहा है कि नागरी लिपि के लेख हमें 8वीं-9वीं शताब्दी से मिला है, बहुत पुराना है, बहुत पहले के राजा महाराजा इसका उल्लेख करते थे और वो अपना जो लेख लिखते थे वो देवनागरी लिपि में ही लिखते थे। ठीक है ना। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों में बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में। देखिए, राजा महाराजा का नाम लिखा गया है कि देवगिरी के यादव राजा जो थे ना, उसके लेख भी नागरी लिपि में मिले हैं और कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी हमें नागरी लिपि में ही मिलते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो हमें नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि उड़ीसा में ब्राह्मी की एक विशेष शैली जो कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। अब कह रहे हैं कि गंग वंश के भी कुछ शासक हैं, बहुत सारे वंश हुए ना, भारत का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा आए, बहुत सारे वंश के राजा बने, तो गंग वंश है प्यारे बच्चों, और गंग वंश का भी लेख है जो नागरी लिपि में ही मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांडे प्रदेश के राजा वरगुण के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं और प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है। ठीक है ना। ताम्रपत्र प्यारे बच्चों ये होता था कि पहले जो पेड़ का पत्ता होता था ना, उस पर लेख लिख दिया जाता था और उसी को बोला जाता है ताम्रपत्र। समझ गए ना, उसी को ताम्रपत्र बोला जाता है और वो ताम्रपत्र पर लिखा गया लेख तमिल नागरी लिपि में हमें मिले हैं। ठीक है ना, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है, या ईसा की 9वीं सदी का है। समझ गए। चलिए, अब कह रहे हैं कि उत्तर भारत से पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिला। अगर उत्तर भारत में आ जाए तो सबसे पहले किस राजा के लेखों में नागरी लिपि देखने के लिए मिला, तो गुर्जर प्रतिहार राजा के लेखों में हमें नागरी लिपि देखने के लिए मिला। अनेक विद्वानों का यह मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 81 ईस्वी तक रहे थे और ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में ही। आपसे पूछा जाएगा बताइए ग्वालियर प्रशस्ति किस लिपि में है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्वालियर प्रशस्ति किस लिपि में है, तो आपको बताना है नागरी लिपि में।
धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बेतमा दानपत्र जो कि इंदौर के समीप, आपसे यहां से 2 क्वेश्चन पूछता है, बेतमा कहां है, तो आपको जवाब देना होगा इंदौर के पास। आपसे पूछा जाएगा कि बेतमा कहां है, तो जवाब देना होगा कि बेतमा इंदौर के समीप है, इंदौर के पास है। बेतमा दानपत्र किस ईस्वी का है, तो आपको जवाब देना होगा 1020 ईस्वी का है। समझ गए ना, बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का। ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। हमने उन्हीं आरंभिक लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। यानी कि 12वीं सदी के बाद से भी जितने भी सारे हिंदू शासक आए, 12वीं सदी के बाद जितने भी हिंदू शासक आए, सभी ने देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासक ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि के लेख अंकित किए हैं। यानी कि सिर्फ हिंदू शासक ही नहीं बल्कि कुछ मुसलमान शासक भी ऐसे हुए जो कि अपने लेखों पर देवनागरी शब्द का इस्तेमाल किए। समझ गए ना, कुछ हिंदू शासक के अलावा कुछ मुस्लिम शासक भी आए जो अपने लेखों पर देवनागरी शब्द का इस्तेमाल करवाए। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हमें यही पढ़ना है कि देवनागरी लिपि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, देवनागरी लिपि कब से कब तक रहा, देवनागरी लिपि का आविष्कार कब से हुआ, देवनागरी लिपि कब से देखने के लिए मिला, किन किन राजाओं ने देवनागरी लिपि का शुभारंभ किया, यह सब मुख्य रूप से हमें देखने के लिए मिला इस चैप्टर में। समझ गए, और इसी के साथ आपका यह चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने जो भी इस चैप्टर में देखा, तो वो हमने देखा देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है ना, देवनागरी लिपि के बारे में। तो अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप लोग नहीं बता दीजिएगा? अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा। अगली क्लास में इसका हम पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, पूरा जितना भी क्वेश्चन आंसर है पूरा करवा देंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके अगली क्लास में भी करवा देंगे, और क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे। और प्यारे बच्चों हमारा विचार तो यह है कि हम टोटल 6 चैप्टर 6 तक, ठीक है ना, चैप्टर 6 तक हम आपको गद्य खंड में पढ़ा देते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद 6 चैप्टर हम आपको काव्य खंड में भी पढ़ा देंगे, और तब फिर गद्य खंड में आएंगे। 6 चैप्टर अपना इधर गद्य खंड हो जाएगा, फिर उधर कविता वाला भी 6 चैप्टर पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे ख्याल से। काव्य खंड भी हो जाएगा, इधर ये भी हो जाएगा। क्या कहते हैं, ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा ना? यस सर, ठीक रहेगा। तो इसी तरीके से आपको भाई एकदम जी जान लगा करके पढ़ाई करते रहना है। समझ गए? तो नागरी लिपि भी प्यारे बच्चों पूरा लेखक परिचय और पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए। अब हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है ना, अब प्यारे बच्चों किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई अब क्लास को शेयर कर दिया जाए। सारे ग्रुप में अगर शेयर कर दिए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। जितने भी सारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग बस 4-5 कदम दूर हैं। अब समझ गए ना, हम लोग बहुत नजदीक हैं प्यारे बच्चों। 9 लाख के 900 के हम लोग बहुत नजदीक हैं। 900 के हम लोग बहुत नजदीक हैं। बहुत जल्द अपना परिवार 9 लाख का होने वाला है, और 9 लाख पर प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से हम लाइव आएंगे और आप लोग के सामने 9 लाख पूरा होगा। समझ गए ना? चलिए, इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बोलिए भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया। ठीक है ना, बाकी फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।